Hello everyone, I am Muhid Ahmed Siddiqui with another live online session of Strategic Management Accounting Paper। अच्छा, आज के सेशन में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पे। यहाँ पे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का से मुराद है किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस। किसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर। अच्छा, आज के सेशन में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे। यहाँ पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मुराद है किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस। ओके, तो यहाँ पे जो है ना हम बात करेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो मुराद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का मतलब है ना, वो है किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की, सिर्फ किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की बात हो रही है या किसी शख्स की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अ, कम किसी और बिजनेस की बात हो रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिवीजन की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अब सवाल पैदा होता है कि क्यों ज़रूरी है। अब आपने एक बहुत छोटे लेवल पे अकाउंटिंग वगैरह, जब आपने बहुत बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि हम बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम प्रॉफिट कमाना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है टू मेक प्रॉफिट्स। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये बात पढ़ते हैं कि किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो एक जनरल ऑब्जेक्टिव है, वो है टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब है कि अब मैंने आपसे बात की कि बहुत सारे, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि किसी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, और इस तरह से इवैल्यूएट करना कि ये जानना, इवैल्यूएट करना और इस तरह से इवैल्यूएट करना कि उससे हमें पता चले कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है, जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यानी कि परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, इसका मतलब है, मेजर का मतलब होता है किसी चीज़ की नाप तोल करना। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम यही करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सी ये एक डायग्राम है, परफॉर्मेंस हायरार्की। परफॉर्मेंस हायरार्की एक छोटी सी एक डायग्राम कह लें इसको, या एक छोटी सी ये थ्योरी है, एक थ्योरम है छोटा सा। परफॉर्मेंस हायरार्की में क्या होता है कि सबसे पहले जो है कंपनी का मिशन आता है। मिशन या मिशन स्टेटमेंट। मिशन या मिशन स्टेटमेंट क्या चीज होती है? मिशन या मिशन मिशन स्टेटमेंट जो है, वो कंपनी का जो है, वो इट्स पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्यों एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आप ये देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि अक्सर मैंने, बल्कि मैं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि मैं जैसे कभी बैंक्स की ब्रांचेस वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे जो है ना मिशन स्टेटमेंट या उनका विजन जो है ना लिखा हुआ होता है। कहीं पे जो है वो लिखा हुआ नजर आता है, कहीं पे उन्होंने लगाया हुआ होता है, फ्रेम करके किसी पिक्चर वगैरह के साथ कहीं लगाया हुआ होता है। तो मिशन जो होता है ना, असल में बस समझाने का मकसद ये है कि मिशन या मिशन स्टेटमेंट की जब बात आए ना तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का क्या है, इट्स पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट क्यों करता है। अच्छा, अब मिशन स्टेटमेंट जो है ना, ये इन टर्न ये कनेक्टेड होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से। क्रिटिकल, अभी इसके ऊपर मैं मजीद इसको और एलेबोरेट करूंगा आपको। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो है ना, वो एरियाज होते हैं जिधर कंपनी
को ना बेहतर करना जरूरी को परफॉर्म करना जो है, बेहतर परफॉर्म करना जरूरी होता है टू बी सक्सेसफुल। ठीक है ना। इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा मिसाल के तौर पे जो है ना, हमारे पास जो है, मिसाल के तौर पे हम कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात कर लें, किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। मिसाल के तौर पे मेरे पास जोंग की सर्विस है। ठीक है। अब अगर जोंग का जो है वो सर्वर डाउन टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है, सर्वर डाउन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि सर्वर जो है वो इनका डाउन जा रहा है। जोंग का जो सर्वर है वो क्या है, वो डाउन जा रहा है। जोंग का सर्वर ज्यादा टाइम जो है वो सर्वर डाउन टाइम ज्यादा है, यानी कि इनकी जो है कनेक्टिविटी कम है, यानी कि डिसकनेक्शन ज्यादा हो रहे हैं इनके। ठीक है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है। ये एक बहुत खराब बात है इनकी सर्विस के लिहाज से। बिल्कुल इसी तरह अगर इनकी स्पीड जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, स्पीड उनकी स्लो है, तो क्या होगा, ऐसी सूरत में क्या होगा कि मैं जोंग का कनेक्शन निकाल के फेंक दूंगा। आई विल से नो टू जोंग एंड आई विल गेट this internet service from some other internet service provider like Jazz, like Ufone, कहीं और से जाके मैं किसी और की सर्विस ले लूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वो एरियाज हैं, सर्वर डाउन टाइम, स्पीड, ये वो एरियाज हैं जहां पे जोंग कंपनी को या किसी भी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो है वो क्या है, जरूरी है, किसी भी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आपके जो है ना चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आप जो है ना लाइव अपने जो है ना वो कमेंट्स मुझे यूट्यूब में जो है वो कमेंट करके जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन। ये बात अभी मैंने आपको शुरू में नहीं बताई सेशन के, लेकिन आप जो है वो जो है अपने सवाल जो है वो चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो अगर जो है, तो बात ये हो रही थी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की। तो अगर देखें, अगर जोंग की सर्विस जो है ठीक नहीं है, अगर इनका सर्वर डाउन टाइम ज्यादा है, स्पीड कम है इनकी, तो क्या होगा, कस्टमर्स इनके लूज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इनके लिए जरूरी है कि इनका सर्वर डाउन टाइम बिल्कुल ना हो, यानी कि इनका सर्वर डाउन ना हो, हमेशा जो है वो कनेक्टिविटी रहे, कस्टमर्स की इंटरनेट कनेक्टिविटी लूज ना हो, सर्वर डाउन टाइम बिल्कुल ना हो, और स्पीड जो है ना वो इनकी अच्छी हो। अगर इनकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा इवेंचुअली, अगर इनकी स्पीड ठीक नहीं होगी तो क्या होगा इवेंचुअली कि जो है लोग जो है इनकी सर्विस छोड़ के चले जाएंगे और किसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाएंगे, तो इनके कस्टमर्स लूज हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना, ये चंद एरियाज जो हैं, ये क्या हैं, ये कुछ एरियाज क्या हैं, ये इनके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को जब ये मेजर करेंगे, तो किसी परफॉर्मेंस मेजर के जरिए ये मेजर करेंगे और वो कहलाएंगे इनके केपीआईस। मिसाल के तौर पे स्पीड है, ठीक है, अगर ये अपनी स्पीड को मेजर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से ये स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ कंप्लेन्स, नंबर ऑफ कंप्लेन्स किसके, नंबर ऑफ कंप्लेन्स अबाउट स्पीड, अबाउट इंटरनेट स्पीड, ठीक है, या नंबर ऑफ कंप्लेन्स अबाउट सर्वर डाउन टाइम। ठीक है। यानी कि अगर इनको, इनके जो कस्टमर हैं वो इनसे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि कस्टमर्स इनके कस्टमर इनसे, इनके पास कंप्लेन आना शुरू हो जाए अपने कस्टमर्स की तरफ से कि कस्टमर्स को जो है वो सही स्पीड नहीं मिल रही। ठीक है। तो ये क्या है, और बढ़ रहे हो, ये नंबर ऑफ कंप्लेन्स जो है इनकी ना बढ़ रही हो, तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि इनकी जो है वो, तो इससे क्या होगा कि इसकी इनकी जो है इसका मतलब ये है कि ये जो इनका केपीआई है, ये जो इनका केपीआई है नंबर ऑफ कंप्लेन्स, तो जितनी ज्यादा कंप्लेन होंगी, कहने का मकसद ये है कि जितनी ज्यादा कंप्लेन होंगी स्पीड के मुतालिक और
सर्वर डाउन टाइम के मुतालिक। इसका मतलब ये है कि इनके जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है स्पीड का और सर्वर डाउन टाइम का, वो अचीव नहीं हो रहा। तो इनको जरूरत है इस बात की कि इसमें जो है ना कस्टमर की कंप्लेन ना आए इनके पास, स्पीड से मुतालिक सर्वर डाउन टाइम से मुतालिक कस्टमर्स की कंप्लेन्स इनके पास ना आए। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? इंटरनेट स्पीड, सर्वर डाउन टाइम, और इसके केपीआईज क्या है? नंबर ऑफ कंप्लेन्स अबाउट इंटरनेट स्पीड्स एंड सर्वर डाउन टाइम्स। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो फाइनेंशियल हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं। अब मैं इस परफॉर्मेंस हायरार्की की जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो मैंने हेडिंग दी हुई है, इसको मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से एलैबोरेट करके बताता हूँ ताकि बात आपको और बेहतर समझ में आए। ये देखें यहाँ पे हमने चार चीजें पढ़ी परफॉर्मेंस हायरार्की में। नंबर वन जो है मिशन, कंपनी का मिशन मूविंग फॉरवर्ड। सीएसएफ्स, इसके बाद केपीआईज, और आखिर में नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है। अच्छा, अब देखें आप कि जो है मिशन, कंपनी का मिशन, ये तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी का जो मिशन है दैट इज इट्स पर्पस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। किसी भी कंपनी का जो मिशन है वो क्या है? इट्स पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस। यानी कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट क्यों करती है, एग्जिस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वजह है, क्या क्या उसकी सर्विसेज हैं और वो क्यों एग्जिस्ट करती है। अब मिसाल के तौर पे देखें कि आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट है और मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस, टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है प्रोवाइड बेटर सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी की मिशन स्टेटमेंट में जब ये बात मेंशन हो गई कि कंपनी अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, इसका मतलब है कि कंपनी का एक जो सीएसएफ है वो क्या है? वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है, क्योंकि कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट में जो बात हो रही है वो हो रही है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। कंपनी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना चाहती है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कंपनी के लिए एक क्या हो जाएगा? एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। अब सवाल ये है कि कंपनी ये कैसे मेजर करे, ये कैसे पता करे कि क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो रही है या नहीं हो रही। कैसे करेंगे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस के थ्रू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स के थ्रू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स। हम रेटिंग्स लेंगे कस्टमर से कि क्या वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है। हम कस्टमर से फीडबैक लेंगे, उसकी बुनियाद पे हम जो है वो अंदाजा लगाएंगे कि क्या हमारी सर्विसेज अप टू द मार्क है या नहीं है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग जो है ये हमारा केपीआई हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इट सेल्फ अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस, ये हमारा जो है वो मिशन है। तो ये टर्म्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया। अच्छा, जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स की बात की तो ये क्या, ये एक केपीआई है। अच्छा, केपीआईज जो है यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि केपीआईज जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। केपीआईज जो है फाइनेंशियल हो सकते हैं या नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं। देखें, टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू इट्स कस्टमर्स, ये एक नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है।
ये एक नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड हायर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। अब जहां पे शेयर होल्डर्स की बात आ गई तो शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट चाहिए होता है कंपनी से। जैसे कि अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। तो इसका जो केपीआई है वो भी फाइनेंशियल होगा। क्या हो सकता है फाइनेंशियल केपीआई? फाइनेंशियल केपीआई मिसाल के तौर पे नेट प्रेजेंट वैल्यू एक फाइनेंशियल के परफॉर्मेंस इंडिकेटर है या फाइनेंशियल केपीआई है। अर्निंग्स पर शेयर एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स, ये एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, ये एक नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अच्छा फर्ज करें कि अब कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन जो है वो जानना चाहती है कि एम्प्लॉयज कितने सेटिस्फाइड है। अक्सर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज की बड़ी अहमियत होती है बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में। मिसाल के तौर पे आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री तो चलती ही एम्प्लॉयज पे। अगर एम्प्लॉयज स्किल्ड नहीं होंगे, एम्प्लॉयज अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सिग्निफिकेंट लॉसेस हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आप कैसे मेजर कर सकते हैं? एम्प्लॉय टर्नओवर से, एम्प्लॉय टर्नओवर से। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयज आपके जो है वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपका एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपके एम्प्लॉयज जो है वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। अब बार बार लोगों को जॉब्स पे रख रहे हैं और वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर अगर ज्यादा है इट मींस दैट एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी एट ऑल, विद द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अर्निंग्स पर शेयर और टोटल शेयर होल्डर रिटर्न, ये फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल मेजर्स हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अर्निंग्स पर शेयर और टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। ठीक है, नाउ तो ये तो कुछ बात हो गई मेरी परफॉर्मेंस हायरार्की के बारे में, और ये कुछ मैंने आपको जो है परफॉर्मेंस हायरार्की वगैरह का जो है वो एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक सवाल है मेरे पास यहाँ पे, ये एक सवाल है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का, बहुत अच्छा इसमें जो है वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट इसका जो है वो क्लियर कर सकता हूँ इस सवाल के थ्रू। द अकाउंटेंसी टीचिंग कंपनी ACCA के पेपर F5 से ये सवाल लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से जो है इस क्वेश्चन के थ्रू जो है वो और इस कॉन्सेप्ट को, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के कॉन्सेप्ट्स को और मैं एलेबोरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ये सवाल पढ़ें, द अकाउंटेंसी टीचिंग कंपनी इज अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द प्रोविजन ऑफ अकाउंटेंसी ट्यूशन कोर्सेज इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इट मेक्स अप इट्स अकाउंट्स टू 30th नवंबर ईच ईयर। इन द ईयर एंडिंग 30th नवंबर 2009 इट हेल्ड 60% ऑफ मार्केट शेयर। अच्छा, तो यानी कि जो 2009 में ईयर एंड था उस वक्त कंपनी का मार्केट शेयर था 60%। However, over the last 12 months, the accountancy tuition market in general, the accountancy tuition market in general has faced a 20% decline in demand for accountancy training। यानी कि मार्केट जो है, मार्केट पर इस वक्त एक जवाल आया हुआ है और एक तरह का रिसेशन चल रहा है मार्केट में। मार्केट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ठीक है, और जो अकाउंटेंसी ट्यूशन सर्विस है उसमें 20% का डिक्लाइन आ गया उसकी टोटल डिमांड में, लीडिंग टू स्मॉलर क्लास साइजेस इन कोर्सेज। इन 2009 एंड बिफोर 80 कंपनी सफर्ड फ्रॉम एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम विद स्टाफ रिटेंशन। अब कंपनी के अंदर एक मसला चल रहा है स्टाफ रिटेंशन का, यानी कि जिन एम्प्लॉयज को कंपनी ने रखा हुआ है, जिन लोगों को वो छोड़ के जा रहे हैं। वही वाली बात है मेरी अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ गया होगा कंपनी का, विच हैड अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब इसकी वजह से कंपनी की क्वालिटी खराब हो रही है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट्स दैट हैव बीन ऑन गोइंग फॉर सम टाइम इन 2000
in 2010 कर लें इसको, 2010 the company was able to offer a far improved service to students. अच्छा, यानी कि 2009 के मुकाबले में 2010 में कंपनी ने जो सर्विस दी वो बहुत बेहतर थी, ये कह रहा है अपने स्टूडेंट्स को। किसकी वजह से? ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इनकी वजह से। एक, इन्होंने एक नई स्टूडेंट हेल्पलाइन सर्विस का इनेकाद किया है, यानी कि एक नई लाइन ऑफ सर्विस शुरू किया गया है जिसमें ये 24 आवर स्टूडेंट को ना हेल्पलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी चीज किसी स्टूडेंट को पूछनी है तो वो फोन करके जो है वो पूछ सकता है। ये एक इंस्टीट्यूट है, द अकाउंटेंसी टीचिंग कंपनी, ये एक इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने एक नई सर्विस स्टार्ट की है कि 24 आवर यानी कि 24 घंटे किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला है वो फोन करके या किसी भी तरह वो इंटरेक्ट करके जो है वो उसी वक्त अपना सवाल जो है वो पूछ सकता है। एक वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन के डिफरेंट पोर्टल्स हैं, तो उनकी वेबसाइट्स हैं और वो डिफरेंट तरह से अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है। एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने अपने स्टाफ के लिए शुरू किया है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट इनरोलमेंट सिस्टम इन्होंने शुरू किया है। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम फॉर द मार्किंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टेस्ट्स। एक इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया इन्होंने। द कॉस्ट ऑफ मार्किंग इलेक्ट्रॉनिकली वर एक्सपेक्टेड टू बी 4 million, अच्छा, लेस इन 2010 देन मार्किंग ऑन द पेपर। और इनका ये कहना है कि ये जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग मार्किंग सिस्टम शुरू किया है इससे इनकी जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी मार्किंग की, कितने से? 4 million से रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, और मार्किंग एक्सपेंडिचर जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है। नीचे इसने जो है वो इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है। अब क्या है कि इसने ये इनकम स्टेटमेंट दे दी। अब आगे लिखा है ऑन 1 December 2009 management asked all freelance lecturers to reduce their fees by at least 10% with immediate effect। फ्रीलांस लेक्चरर्स कंपनी ने रखे हुए हैं, तो मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि वो अपनी फीस जो है वो 10% से कम कर दें। फ्रीलांस लेक्चरर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज तो नहीं है कंपनी के, बट आर यूज टू टीच स्टूडेंट्स व्हेन देयर आर नॉट इनफ 80 कंपनीज ओनली टू मीट ट्यूशन नीड्स। अच्छा, यानी कि जब जो फुल टाइम स्टाफ होता है, फिर फुल टाइम टीचर्स होते हैं, इनके पास अवेलेबल नहीं होते, तो उस वक्त ये फ्रीलांस लेक्चरर से काम करवाते हैं। ऑल एम्प्लॉयज वर ऑल्सो टोल्ड दैट दे वुड नॉट रिसीव अ पे राइज फॉर एटलीस्ट 1 year। और तमाम एम्प्लॉयज को ये कह दिया गया, और तमाम एम्प्लॉयज को ये कह दिया गया 1 December 2009 को तमाम एम्प्लॉयज को ये कह दिया गया कि उनको इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा उनकी सैलरी में, उनकी सैलरी बढ़ेगी नहीं। टोटल लेक्चर स्टाफ कॉस्ट्स वर 41.663 million डॉलर। अच्छा, टोटल जो कॉस्ट थी स्टाफ कॉस्ट लेक्चरर्स की, जो स्टाफ कॉस्ट थी जिसमें फ्रीलांस लेक्चरर भी शामिल थे, वो ये थी 2009 में। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है। एज इज ऑलवेज द केस, फ्रीलांस लेक्चरर कॉस्ट रिप्रेजेंटेड 35% ऑफ दिस टोटल लेक्चर स्टाफ कॉस्ट। अच्छा, जितनी भी टोटल कॉस्ट है हमारे लेक्चरर्स की, क्योंकि लेक्चरर्स जो है ना वो एक मेन, जो इनका जो मेन जो एम्प्लॉयज है ना वो इनके टीचर्स हैं, इनके लेक्चरर्स हैं। तो इनकी जो कॉस्ट है ना वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एरिया है जिसको आपको कंट्रोल भी करना है। यानी कि आपको इतनी कम भी नहीं देनी सैलरी के जो है वो टीचर की मोटिवेशन खराब हो जाए, और आपको जो है वो इतनी ज्यादा भी नहीं देनी कि आपको जो है वो लॉस होना शुरू हो जाए। ठीक है। इन 2010 20 why not लेक्चरर फ्रीलांस लेक्चर कॉस्ट वर, अच्छा 20 why not, यानी कि 2010 में फ्रीलांस लेक्चर की जो कॉस्ट थी, वो टोटल जो कॉस्ट थी फ्रीलांस लेक्चरर्स की वो थी 12.394 million। No reduction was made to course prices in the year and the mix of trainees studying for the different qualifications remained the same। अच्छा, कोई उन्होंने चेंज नहीं किया है अपने कोर्स की प्राइसेस वगैरह में,
पूरे साल में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। द सेम टाइप एंड नंबर ऑफ वर रन इन बोथ, अच्छा यानी कि दोनों सालों में 2009 और 2010 दोनों सालों में जो है वो इन्होंने कोई चेंज नहीं किया अपनी प्राइसेस में, या अपने जो है वो अपनी प्राइसेस में या अपने सब्जेक्ट्स में कोई खास इन्होंने चेंज नहीं किया है। अच्छा, and the percentage of that was run by freelance lecturers as opposed to also remained the same, यानी कि जितने इनके पास freelance lecturers थे उतने ही इनके पास full time teacher भी थे, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस नॉन फाइनेंशियल आर ऑल्सो यूज टू असेस परफॉर्मेंस। अच्छा, अब ये जो है ये कह रहे हैं यहाँ पे कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और को भी का भी ये इस्तेमाल करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए। अच्छा, अब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूंगा। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ना अक्सर जगहों पे जो है अक्सर लोगों का मानना ये है कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो बेहतर समझे जाते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर से, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है ना वो बिजनेस को बेनिफिट करते हैं एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। अगर आप जो है वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए अपनी क्वालिटी को भी खराब करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा, इससे आपकी कस्टमर रिटेंशन जो है वो खराब हो जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये यहाँ पे। तो नॉन फाइनेंशियल क्वालिटी क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल आपका परफॉर्मेंस एरिया है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं और उसके लिए आप क्वालिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉस्ट कम करने के लिए आप पुअर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ऑल दो आपका जो प्रॉफिट हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में आपको फायदा कर दे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको फायदा नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नॉर्मली बेहतर समझे जाते हैं और इन पे ये कहा जाता है कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे ज्यादा फोकस किया जाए एज कंपेयर टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अच्छा, अब ये पूरी इंफॉर्मेशन इस सवाल में पढ़ने के बाद जो है वो क्या है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस सवाल की वो ये है कि असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन 2010, यानी कि इस साल 2020 वाई नॉट, इस साल में हमें क्या करना है, हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस असेसमेंट करनी है। और ये यहाँ पे जो है वो कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इसने दिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर ऑल्सो यूज टू असेस परफॉर्मेंस एज डिटेल्ड बिलो। तो ये सारे क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। Percentage of students transferring to AT company from another training provider, number of late enrollments due to staff errors, percentage of students passing exams the first time, labor turnover, number of student complain, average number of employees। ठीक है, अच्छा चलें, अब हमें ना असेसमेंट करनी है, हमें एक साल के डाटा को, एक साल की इंफॉर्मेशन को दूसरे साल से हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम लिखते, मैं आपके सामने जो है वो लिखता जाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यस, ये आ गया मेरे सामने ये सवाल। अकाउंटेंसी टीचिंग कंपनी, अच्छा देखें, अब हम जो है ना वो इसकी परफॉर्मेंस को हम असेस करते हैं। हमें क्या करना है, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी असेस करना है और हमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी जो है वो इसकी असेस करना है साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब देखें इसका जो है पहले साल में क्या हो रहा है, टर्नओवर जो है वो, तो यहाँ पे ना मैं खाली इसकी परफॉर्मेंस को ना डिस्कस करूंगा और आपको जो है ना मेन मेन पॉइंट यहाँ पे मैं वन नोट पे जो है ये मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड के पे जो है वो लिखता जाऊंगा। ठीक है, अब देखें आप टर्नओवर, टर्नओवर जो है इसका 2009 में 72,025 था, जो कि 2010 में कम होके अगले साल जो कम होके हो गया 66,000 समथिंग, यानी कि 66 मिलियन, क्योंकि ये फिगर जो है ये ऑलरेडी थाउजेंड में राउंड ऑफ हुई हुई है, तो ये हो गया 72 मिलियन से हो गया 66 मिलियन। ठीक है, तो अब देखें 72 मिलियन से ये गिर के हो गया 66 मिलियन। तो टर्नओवर, टर्नओवर के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना आपको क्या लगता है कि क्यों,
क्या इससे क्या जाहिर होता है? बज़ाहिर तो इससे ऐसा लगता है कि कंपनी की जो है वो परफॉर्मेंस जो है इस एरिया में खराब हुई है, लेकिन अगर आप ऊपर पढ़ें, इस सवाल को पढ़ें, इट मेक्स अप इट्स अकाउंट इन द ईयर एंडिंग, हाँ, ओवर द लास्ट 12 months, पिछले 12 महीने में द अकाउंटेंसी ट्यूशन मार्केट इन जनरल हैज फेस्ड अ 20% डिक्लाइन इन डिमांड फॉर अकाउंटेंसी ट्रेनिंग। यानी कि जो मार्केट है, मार्केट में जो है, मार्केट जो है वो डिक्लाइन की तरफ गई है। मार्केट में एक जो है वो डिक्लाइन देखा गया है, और डिमांड, लोगों की जो डिमांड थी, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए मार्केट से। पहले जितने लोग, पहले अगर 100 लोग ये कोर्सेज अटेंड कर रहे थे, तो अब 80 लोग ये कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं अकाउंटेंसी ट्रेनिंग के। तो मार्केट जो है वो क्या हो रही है, मार्केट जो है, मार्केट पे एक सवाल है, एक तरह का एक रिसेशन आया हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर सी बात है आपका जो टर्नओवर है वो खुद ब खुद जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि मार्केट जो है वो 20% से डिक्लाइन हुई है, मार्केट 20% से जो है वो डिक्लाइन हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या 72 मिलियन जो है, क्या ये फिगर 72 मिलियन की फिगर जो है 2009 में, ये क्या 20% से, इसमें क्या 20% का डिक्लाइन आया है? नहीं, इसमें 20% से कम का डिक्लाइन आया है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो है, ऑल्दो के डिक्लाइन आया है मार्केट में, ऑल्दो के टर्नओवर में डिक्लाइन आया है, लेकिन क्यों डिक्लाइन आया है? बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन द ओवरऑल मार्केट। ये जो डिक्लाइन है, वो जो ओवरऑल मार्केट में जो डिक्लाइन आया है, ये उसकी लगता है ऐसा है कि जो ओवरऑल डिक्लाइन आया है मार्केट में, ये डिक्लाइन उसकी वजह से आया है टर्नओवर में, ठीक है। और जो ओवरऑल मार्केट में डिक्लाइन आया है वो 20% का है, जबकि हमारा जो टर्नओवर है वो 20% से डिक्लाइन की तरफ नहीं गया, बल्कि इससे कम डिक्लाइन है हमारे टर्नओवर में, नियरली 8 to 10% का डिक्लाइन लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक एरिया जो है टर्नओवर का, इधर इतना पुअरली परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस इज नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि मार्केट 20% से कम हुई है, लेकिन हमारा टर्नओवर 20% से कम नहीं हुआ है, बल्कि 8 या 10% से कम हुआ है। तो इधर जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना वो इसकी सेटिस्फैक्ट्री है, इस एरिया में जो है वो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, सही है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। देखें, अब आप देखें कि जब मैं इसकी बात कर रहा था मार्केट की, तो देखें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ट्रांसफरिंग टू 80 कंपनी, यानी कि उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो हमारी कंपनी के पास आए, किसी और को छोड़ के, हमारे किसी कंपेटिटर से हमारे पास आए, ऐसे स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो कितनी थी? 2009 में 8% थी, जबकि इस साल, यानी कि पिछले साल 8% थी, जबकि इस साल 20% थी। यानी कि ज्यादा लोग हमारे पास आए, हमारे कंपेटिटर्स को छोड़ के, दूसरे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को छोड़ के लोग हमसे पढ़ना चाहते थे, लोग हमारे इंस्टीट्यूट में ज्यादा आए। तो हमारे जो है वो, हमारी सर्विस, क्योंकि हमने अपनी सर्विस को इम्प्रूव किया। अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लिए, कि इन्होंने एक नई सर्विस शुरू की 24 आवर स्टूडेंट हेल्पलाइन की, ठीक है। और इंटरएक्टिव इन्होंने अपनी एक नई वेबसाइट लॉन्च की, इन्होंने स्टाफ को बेहतर ट्रेन किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम एक अपना इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब, जब ये तमाम स्टेप्स कंपनी ने लिए, तो इससे ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ इम्पैक्ट आया है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया है कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे इनके कंपेटिटर्स को छोड़ के इनके पास आए, तो इसका मतलब है कि इनका जो मार्केट शेयर है वो क्या हो गया होगा, वो बढ़ गया होगा, ठीक है ना। इनका जो मार्केट शेयर है ये इनका बढ़ गया है, क्योंकि लोग दूसरों को छोड़ के इनके पास आए, ठीक है ना। इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। तो ओवरऑल जो है ना वो इनकी मार्केट शेयर के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिहाज से, स्टूडेंट्स गेन करने के लिहाज से जो है इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इस एरिया में एक ठीक रही है,
चलें अब आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें, इनकी पिछले साल में थी 52 मिलियन, इनकी कॉस्ट ऑफ सेल थी। इस साल जो हो गई वो हो गई 42 मिलियन। कैसे हो गई सर, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट जो डिक्लाइन कैसे आया? देखिए, एक तो मैनेजमेंट ने तमाम फ्रीलांस लेक्चरर्स को कहा कि वो अपनी फीस को डिक्रीज करें, कितने से? 10% से डिक्रीज करें। एक तो वजह इसकी ये हो सकती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में जो कमी है, इसकी एक वजह तो ये है कि ये जो इनके जो फ्रीलांस लेक्चरर्स की जो फीस कम हुई है, ठीक है ना। इनके जो फ्रीलांस जो लेक्चरर्स हैं, इनकी जो फीस कम हुई है। डिक्लाइन इन फीस ऑफ फ्रीलांस लेक्चरर्स, डिक्लाइन इन फीस ऑफ फ्रीलांस लेक्चरर्स, फ्रीलांस लेक्चरर्स की जो फीस जो कम हुई है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो है वो अपना मार्किंग सिस्टम लॉन्च किया। इन्होंने क्या किया, अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम लॉन्च किया। और यहाँ पे फिर उन्होंने लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ मार्किंग इलेक्ट्रॉनिकली वर एक्सपेक्टेड टू बी 4 मिलियन लेस इन 2010 देन मार्किंग ऑन पेपर। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम से ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम जो हमने लॉन्च किया है, इससे हमारी जो कॉस्ट है, हमारी जो कॉस्ट है, मार्किंग की जो कॉस्ट है, वो डिक्रीज होगी कितने से? 4 मिलियन से। और ये जो है मार्किंग, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था कि फ्रीलांस लेक्चरर्स की एक जगह पे लिखा हुआ था कि फ्रीलांस लेक्चरर्स की जो कॉस्ट है टोटल, हाँ हाँ, फ्रीलांस लेक्चरर्स की जो कॉस्ट है वो कहाँ पे, वो कॉस्ट ऑफ सेल में रिफ्लेक्ट हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्लूडेड है। और ये वाली जो कॉस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम की, ये भी कहाँ पे, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल में रिफ्लेक्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है। तो दो बड़े रीजन कॉस्ट ऑफ सेल में डिक्लाइन के हैं। दो कॉस्ट ऑफ सेल में जो कमी आई है, इसके दो बड़े रीजन क्या है? इसके जो दो बड़े रीजन है वो है, पहली बात, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ऑलरेडी मेंशन किया है, डिक्लाइन इन फीस ऑफ फ्रीलांस लेक्चरर्स। और दूसरी बात यह है कि, जस्ट वेट अ मिनट, दूसरी बात यह है कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम जो इन्होंने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम रिड्यूस्ड मार्किंग कॉस्ट, मार्किंग की कॉस्ट को इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम ने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो टर्नओवर है, कॉस्ट ऑफ सेल है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये दो मेन रीजन है कॉस्ट ऑफ सेल में कमी के, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखें आगे हमें क्या इन्होंने दिया हुआ है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट, जाहिर सी बात है जब कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो इनकी कम हो गई और टर्नओवर बढ़ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट खुद ब खुद इनका जो है वो इम्प्रूव हो गया, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इसके अंदर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इनका जो है वो इम्प्रूव हो गया। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जब भी इम्प्रूव होता है जब आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कम होती है, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर पे हम बात करते हैं। देखिए, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर 3291, 3291 पिछले साल, इस साल 4678। तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इनका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब मार्केटिंग एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज होगा? देखें, जब इन्होंने नई सर्विसेज लॉन्च की, जाहिर सी बात है अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और मैं अपने कस्टमर्स के लिए नई सर्विसेज लॉन्च करूंगा, तो जब मैं नई सर्विस लॉन्च करूंगा, तो ये बात, अगर मैंने सर्विस लॉन्च कर दी लेकिन मेरे कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि मैं जो है वो एक नई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो आएंगे कैसे मेरे पास? तो जब भी हम नई सर्विसेज वगैरह लॉन्च करते हैं या कोई इस तरह की नई डेवलपमेंट होती है, तो उसको
हमें अपने कस्टमर्स को तो बताना पड़ता है, हमें अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को या मार्केट में हमें अनाउंस तो करना होता है कि हम अब हम ये नई नई अब से हम नई नई चीजें जो है वो हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जब नई सर्विसेज लॉन्च की तो इनको क्या था, इनको जो है वो जब इन्होंने नई सर्विसेज लॉन्च की तो इनको इसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ी होगी। जब इन्होंने मार्केटिंग की इन नई सर्विसेज की तो इससे क्या हुआ, इनका जो है वो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, इन्होंने मार्केटिंग तो की लेकिन मार्केटिंग से इनका जो है वो मार्केट शेयर जो है बढ़ा, लोग ज्यादा आए इनके पास। तो इसका मतलब है कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, जो मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह इन्होंने चलाई, दे वर सक्सेसफुल। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कॉस्ट में जो है वो आपका रेंट वगैरह शामिल होता है। प्रॉपर्टी कॉस्ट में देखें कोई बहुत बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो प्रॉपर्टी में इन्होंने कोई खास इन्वेस्टमेंट वगैरह में नहीं लगता कि इन्होंने कोई खास इन्वेस्टमेंट वगैरह की है। अच्छा, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। ठीक है, देखिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ गई। अब क्यों क्यों बढ़ गई होगी, अब हमें सवाल ये है कि हमें जब हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं ना, जहाँ पे हम इस तरह की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं तो वहां पे हमें क्या करना होता है कि हमें जो है ना वो जो फिगर्स हैं, जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं, उनको हमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना होता है, इंटरलिंक करना होता है। तो बार बार हमें जो है वो सिनेरियो में देखना पड़ता है, बार बार जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिनेरियो में जो है ना वो देखना पड़ता है कि क्यों, अगर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ गई है तो क्यों बढ़ी होगी, इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये सारी बातें हमें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट तो बढ़ गई। अच्छा, अब ये यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, इन 2009 सफर्ड फ्रॉम एन ऑन गोइंग, 80 कंपनी सफर्ड फ्रॉम एन ऑन गोइंग प्रॉब्लम विद स्टाफ रिटेंशन। देखें, अब स्टाफ को ये लोग रिटेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो स्टाफ की जो इन्होंने ट्रेनिंग की, ये तो इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि ये 2009 में स्टाफ को रिटेन नहीं कर पा रहे थे। अब आप देखें कि 2009 में जो है इनका एम्प्लॉय टर्नओवर जो था वो 32% था, यानी कि 32% एम्प्लॉयज ऐसे थे जो कंपनी छोड़ के चले गए थे, लेकिन 2010 में सिर्फ 10% गए। तो जब इन्होंने स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह की, इससे जाहिर सी बात है इनकी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो गई होगी। अच्छा, जब इन्होंने, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में स्टाफ की जो है वो एक खास अहमियत है। जाहिर सी बात है, अगर एक हॉस्पिटल है, या जैसे ये हम इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। अगर किसी इंस्टीट्यूट से अच्छे टीचर्स, पुराने टीचर्स जो हैं जिनको लोग जानते हैं, वो छोड़ना शुरू हो जाए इंस्टीट्यूट को, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा शदीद नुकसान हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अब आपने देखा ही है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो टीचर्स की वजह से आते हैं, जहाँ पे टीचर्स अच्छे होते हैं। तो अगर इनका स्टाफ इनको छोड़ के जा रहा है, तो ये इनके लिए एक बहुत खतरनाक बात है। अगर ये अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उससे इनकी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो रही है, तो ये इन्होंने बहुत बेहतर स्टेप लिया है। ठीक है, इसके अलावा जब इन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया होगा, तो स्टाफ की ट्रेनिंग से क्या है कि इनकी बहुत सारी जो है वो सर्विसेज भी इंप्रूव हो गई होंगी। देखिए, नंबर ऑफ लेट इनरोलमेंट्स ड्यू टू स्टाफ एरर, स्टाफ एरर्स जो थे वो पहले ज्यादा थे, 297 लेट इनरोलमेंट्स थी स्टाफ की गलतियों की वजह से, लेकिन इस साल लेट इनरोलमेंट्स कम होके 106 हो गई। तो इसका मतलब है कि जब इन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन किया तो स्टाफ एरर्स भी इनके जो है, स्टाफ ने गलतियां करना भी कम कर दी। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है, और इसके अलावा जो है इनकी ओवरऑल जो है ना वो, देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लेन, जब जब इनके स्टाफ ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया, इन्होंने ट्रेनिंग की, और अगर इस ट्रेनिंग की वजह से इनका स्टाफ बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनका स्टाफ बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जब भी देखें इनकी नंबर ऑफ कंप्लेन्स भी जो है स्टूडेंट्स की तरफ से वो क्या हो गई हैं, वो रिड्यूस हो गई हैं। तो ये तो कुछ बात हो गई हमारी स्टाफ ट्रेनिंग के हवाले से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। देखिए, अब देखें इंटरैक्टिव वेबसाइट रनिंग कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है इन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है,
इंटरैक्टिव वेबसाइट रनिंग कॉस्ट, स्टूडेंट हेल्पलाइन इन्होंने लॉन्च किया है, इनरोलमेंट कॉस्ट। अच्छा, इनरोलमेंट कॉस्ट, इनरोलमेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट इनरोलमेंट सिस्टम, अब इन्होंने जो है पहले ये मैनुअल इनरोलमेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स की, अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो इसके लिए लॉन्च कर दिया है। इस सिस्टम की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि पहले ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे इसके अंदर, अपनी इस लाइन ऑफ सर्विस में ये एनरोलमेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो इनको ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही थी। लेकिन अब चूंकि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई है। ये बिल्कुल इसी तरह मिसाल के तौर पे पहले जो है ऑनलाइन टीचिंग नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है। तो ऑनलाइन टीचिंग की जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली लो है एज कंपेयर टू क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, अच्छा, चलें ये कुछ बात हो गई। अच्छा, अब ये इन्होंने वेबसाइट की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, स्टूडेंट हेल्पलाइन की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। तो ये जो दो कॉस्ट ये इनकर कर रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इनकी इंक्रीज है कॉस्ट में। जो है, तो ये 3.2 मिलियन का इंक्रीज है और ये 2.8 मिलियन का इंक्रीज है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एक सिग्निफिकेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली इनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है। अब ये कॉस्ट इंक्रीज तो हो गई, लेकिन देखें कॉस्ट तो आपने इनकर की, लेकिन इससे देखें इनकी परफॉर्मेंस भी तो बेहतर हुई है मुख्तलिफ जगहों पे। इनकी जो है वो इनरोलमेंट एरर्स इनके कम हो गए। ठीक है, स्टूडेंट की कंप्लेन इनकी कम हो गई, इन्होंने ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। तो ओवरऑल जो है ये जो इन्होंने कॉस्ट इनकर की है, दिस इज जस्टिफाइड फ्रॉम एन इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो पिछले साल के मुताबिक के मुकाबले में इस साल जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो ये जो कॉस्ट इन्होंने इनकर की है ये जस्टिफाइड है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के बारे में। अब ये देखें, ये एक मेरे ख्याल से ये एक बेंचमार्क सवाल है, एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए अच्छा सवाल है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का। तो अब कहने का मकसद ये कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन का सवाल जो है वो एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके पास, जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है। बस कहने का मकसद ये है कि अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट्स राइट है तो आपके लिए ये टॉपिक आसान है। अब पूरे सवाल में मैंने किस तरह से इसको पूरे सवाल को डिस्कस किया है, मैंने इस तरह से डिस्कस किया पूरे सवाल को आपके सामने कि मैं जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो है वो कनेक्ट करता रहा आपस में। यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, भाई कॉस्ट ऑफ सेल क्यों कम हुई है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, तो मैं सिनेरियो से लिंक करता गया। तो मैं नॉन फाइनेंशियल को असल में मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लिया और मैंने उसको लिंक बैक किया नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर से या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर से, कि भाई अब मिसाल के तौर पे स्टाफ ट्रेनिंग, अब ये ट्रेनिंग इन्होंने की अपने स्टाफ की, इससे क्या हुआ, इससे इनकी स्टाफ की मोटिवेशन बढ़ गई। स्टाफ की जो मोटिवेशन है वो क्या है, वो एक नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, जबकि स्टाफ ट्रेनिंग जो है ये क्या है, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ये एक फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लिया और इसको मैंने क्या किया, मैंने लेबर टर्नओवर से इसको लिंक कर दिया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो अगर आप ये बात समझ जाते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो चेंजेस आते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो आपका अगर फोकस अच्छी तरह से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे हो, आप अच्छी तरह से अपनी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो है वो आप कर ले जाते हो मैनेज, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपनी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हैं वो आपके फेवर में हो रहे जाते हैं, तो इट इज लाइकली दैट यू विल एंड अप गेटिंग गुड financial results. Thank you very much. Thanks for watching. It was Mohit Ahmed Siddiqui. Do let me know if you need any kind of assistance. Thank you very much.
and I will keep doing sessions like this to assist all of the students. Thank you very much.